देखिए, ये है आपकी ज्योग्राफिकल थॉट के जो पार्ट 2 है ग्रीक स्कॉलर्स का, ठीक है? पार्ट 1 में मैंने एरोटेस्थनीज तक आपको पूरा बता दिया है। अब पार्ट 2 में जो कुछ स्कॉलर्स बच गए हैं हम उनकी स्टडी कर लेते हैं, ठीक है? हिप्पार्कस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक-एक लाइन इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना। अक्षांश या देशांतर के आधार पर उसने विश्व को क्लाइमेटा अक्षांश की पेटियों में विभाजित किया। ये पूछा हुआ है कि अक्षांश और देशांतर के आधार पर जो लैटिट्यूड्स की जो बेल्ट होती हैं उसमें डिवाइड करते हुए विश्व को क्लाइमेटा, ये वर्ड दिखाई दे रहा है आपको, क्लाइमेटा, इसमें किसने डिवाइड किया है? हिप्पार्कस ने किया है। किस बिहाफ पर? अक्षांश और देशांतर के आधार पर, और अक्षांश की पेटियों में, पेटियों मीन्स बेल्ट होती हैं जो लैटिट्यूड्स की, उस बेल्ट के बेस पर विश्व को क्लाइमेटा में किसने डिवाइड किया है? क्लाइमेटा कुछ लग रहा है क्लाइमेट से रिलेटेड? किसने किया है? हिप्पार्कस ने किया है। अक्षांश देशांतर रेखाजाल, रेखाजाल क्या होता है? यहीं पे देखिए, ये जो होता है ये, इसको कहते हैं रेखाजाल। ये जो आपका बना हुआ है रेखाजाल, इस आधार पर विश्व को 11 जलवायु प्रदेशों में, ठीक है, जैसे आपने थॉर्नवेट का पढ़ा है, कोपेन का पढ़ा है, वैसे ही हिप्पार्कस ने इन्हीं रेखाजाल, इस वाले रेखाजाल के आधार पर, ये जो आप देख रहे हैं, इस रेखाजाल के आधार पर विश्व को 11 जलवायु प्रदेश में बांटा है। किसने? हिप्पार्कस ने। वह प्रथम विद्वान था जिसने आर्सीरियन गणित के आधार पर वृत्त को 360 डिग्री में डिवाइड किया। कहने का मतलब है मैथमेटिकली ग्लोब को 360 डिग्री में डिवाइड करने का काम सबसे पहले किसने किया था? हिप्पार्कस ने किया था, ठीक है? वृत्त मीन्स ग्लोब को, सर्कल को कह रहे हैं ये। एक तरीके से वृत्त होता है ना सर्कल, सर्कल को 360 डिग्री में डिवाइड करना। अर्सेनियन गणित, जो अर्सेनियन मैथमेटिक है, उसके बेस पर संपूर्ण वृत्त को, ये आप इतना याद रखिएगा इस लाइन में कि संपूर्ण वृत्त को, सर्कल को 360 डिग्री में सबसे पहले एज अ ग्लोब किसने डिवाइड किया था? हिप्पार्कस ने किया था। उसने विषुवत रेखा एवं देशांतर रेखाओं को भी वृहद वृत्त बताया। क्यों बताया? विषुवत रेखा आप जानते हैं कितनी बड़ी है? जानते हैं ना, बहुत बड़ा लैटिट्यूड है। देखिए 0 डिग्री क्या है? 0 डिग्री तक लैटिट्यूड ही है ना, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ा है बहुत। क्यों? क्योंकि वो एकदम बिल्कुल अर्थ के बीचों बीच हो रहा है। तो इस वजह से उन्होंने विषुवत रेखा को और देशांतर रेखाओं को, जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो भी वैसी होती है, बहुत लॉन्ग एक्सटेंट होती हैं, को वृहद वृत्त बताया। किसने? हिप्पार्कस ने। अक्षांश और देशांतर निश्चित करने के लिए उन्होंने एक एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का यूज किया। देखिए नोमेन पढ़ते आ रहे हैं आप बहुत देर से कि नोमेन का यूज किया था एनेक्सिमेंडर ने, नोमेन का यूज किया था एरेटोस्थनीज ने। यहाँ पर एक नया यंत्र आया है, क्या नाम है उसका? उसका नाम है एस्ट्रोलैब। तो एस्ट्रोलैब नामक यंत्र का आविष्कार किसने किया था? हिप्पार्कस ने किया था। किस पर्पस के लिए? अक्षांतर और देशांतर निश्चित करने के लिए, लेट लॉन्ग के लिए एस्ट्रोलैब यूज किया। बस इतना याद रखना है। जो नोमेन की तुलना में अधिक उपयोगी, इट मींस दैट नोमेन से ज्यादा बेस्ट क्या है? एस्ट्रोलैब। फॉर विच पर्पसेज? टू हाईलाइटिंग दी लेट लॉन्ग्स, अक्षांश और देशांतर को निश्चित करने के लिए, ठीक है? अब आता है हिप्पार्कस। हिप्पार्कस ने त्रिविमीय, 3 डायमेंशनल मंडल को द्विडायमेंशनल मंडल में विभाजित किया। मीन्स 3D को 2D में कन्वर्ट करना। आप पढ़ते हैं ना 3D 2D, तो 3D को 2D में कन्वर्ट करने का काम किसने किया था? मैप के जो होते हैं उसको 2D में कन्वर्ट करने का काम किसने किया था? हिप्पार्कस ने किया था, ठीक है? तथा 2 प्रक्षेप बनाने का काम किया। इन्होंने 2 प्रक्षेप भी बनाए थे। प्रक्षेप का मेजर कंट्रीब्यूशन तो आपने टॉलमी का पढ़ा है, लेकिन इन्होंने 2 प्रक्षेप ऐसे बनाए थे जो मतलब मैथमेटिकली स्टडी के लिए, अर्थ की स्टडी के लिए जाने जाते हैं, ठीक है? और 3D को 2D में कन्वर्ट किया इन्होंने, हिप्पार्कस ने। क्लियर? तो इन्होंने जो 2 प्रक्षेप बनाए थे वो कौन कौन से थे? ऑर्थोग्राफिक और समरूपीय, स्टीरियोग्राफिक, ठीक है? एक वो इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक, समरूपी होते हैं स्टीरियोग्राफिक। तो उन्होंने 2 तरह के प्रक्षेप बनाए थे। पूछ सकते हैं आपसे कि जो 2 प्रक्षेप की योजना बनाई थी, ठीक है, लिखा है योजना प्रस्तुत की थी, किसने? हिप्पार्कस ने। कौन से 2 प्रक्षेप हैं? ऑर्थोग्राफिक एंड स्टीरियोग्राफिक। याद रखना आप इंग्लिश में, और ये सारा याद रखना कि उन्होंने 3D को 2D में कन्वर्ट किया था, ठीक है? कितने जलवायु खंडों में विभाजित किया है, कौन सा यंत्र यूज किया है, क्लाइमेटा इन्होंने कैसे डिसाइड किया है हिप्पार्कस ने। तो ये आपका ये कंप्लीट होता है हिप्पार्कस। अब आइए आप पोसिडोनियस। पोसिडोनियस ने द ओशन नामक पुस्तक लिखी और वह सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ माना जाता है। तो आप ध्यान रखना कि पोसिडोनियस का जब भी नाम आए तो ओशन से रिलेटेड ही सारा काम है पोसिडोनियस का, ठीक है? पोसिडोनियस का 90% काम किससे रिलेटेड है? ओशन से रिलेटेड है। इन्होंने ओशन के ऊपर स्टडी की थी, ठीक है? पोसिडोनियस ने द ओशन नामक पुस्तक लिखी, पहली बात तो यही मेन होगी, और वो सागरीय विज्ञान का विशेषज्ञ माने जाते हैं।
इन्होंने न्यू मून के दिन जब सूर्य चंद्रमा एक सीधा में होते हैं तथा फुल मून और स्प्रिंग टाइड, आपने टाइड पढ़े ना, स्प्रिंग टाइड क्या होता है और नीप टाइड क्या होता है। देखिए दो टाइड होते हैं, स्प्रिंग और नीप। स्प्रिंग होता है दीर्घ ज्वार, नीप टाइड होता है लघु ज्वार। दीर्घ ज्वार कब आता है, जब सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधा सीधी रेखा में होती है। क्यों, क्योंकि इस पे चंद्रमा की भी ग्रेविटी काम कर रही है और सन की भी ग्रेविटी काम कर रही है, जिस वजह से बहुत हाई टाइड आता है एक सीधी रेखा में होने पर। तो ये कंडीशन होती है आपकी स्प्रिंग टाइड में, जिसे कहते हैं दीर्घ ज्वार। और नीप टाइड होता है आपका लघु ज्वार, जिसमें क्या होता है, सूर्य व चंद्रमा की स्थिति या तो समकोण होती है या विपरीत होती है। समकोण मीन्स 90 डिग्री, जिस वजह से अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स इतनी एक्टिव नहीं रहती दोनों की। दोनों कौन, मून और सन, इनकी ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थ पर इतनी एक्टिव नहीं रहती, जिस वजह से नीप टाइड आता है, लघु ज्वार जिसे कहते हैं। तो ये जो नीप टाइड और स्प्रिंग टाइड की जो बात है, ये किसने की है, ये आपकी की है पोसिडोनियस ने। ठीक है, क्लियर। तो अब हम बात करते हैं आगे। भौतिक भूगोल को तर्कसंगत ढंग से, इस वाले पॉइंट को देखिए आप, भौतिक भूगोल को तर्कसंगत ढंग से विकसित करने के कारण उन्हें भौतिक भूगोल का पिता कहा जाता है। इट मीन्स दैट द फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी किसे कहेंगे, पोसिडोनियस को कहेंगे। क्यों, क्योंकि उन्होंने भौतिक भूगोल को तर्कसंगत मीन्स ऑब्जेक्टिविटी लेकर आए थे। ठीक है, तर्क, तर्क की बात पता क्या होती है, तर्क की बात होती है कि जब आपके पास लॉजिक हो, आपके पास उसके पीछे बताने की वजह हो कि क्यों है ऐसा। ठीक है, उसे हम तर्क कहते हैं कि कोई तर्क है कि आपकी बात सही बताई जाए, कि एक तर्क दीजिए कोई ऐसा। तो ये जो तर्क संगत मीन्स एक लॉजिकली रूप में प्रस्तुत करना फिजिकल ज्योग्राफी को, काम किसका है, पोसिडोनियस का है। और इन्हीं पोसिडोनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, महासागरों की गहराई ज्ञात करने का प्रयास करने वाला प्रथम विद्वान कौन था। महासागरों की अगर जो गहराई की बात करें तो उसका सबसे पहले काम किसने किया था, पोसिडोनियस ने किया था। ठीक है, इस वजह से पोसिडोनियस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। या एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि ओशियन के ऊपर इनका बहुत ज्यादा काम रहा है। ठीक है, क्योंकि लिखा है यहाँ पर महासागरों की गहराई याद करने का काम सबसे पहले किसने किया, पोसिडोनियस ने किया। दक्षिणी स्पेन में लाल चट्टानी नमक, कोई दक्षिणी स्पेन में लाल चट्टानी नमक होता होगा कुछ, उसके बारे में जो स्टडी की वो किसने की थी, पोसिडोनियस ने। तो लाल चट्टानी नमक ना बहुत मतलब इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन पूछ लेते हैं कभी कभी कि जो रेड रेड रॉक सॉल्ट है उसके बारे में स्टडी किसने की थी, पोसिडोनियस ने की थी। ठीक है, कहाँ पे, दक्षिणी स्पेन में। क्लियर, पोसिडोनियस का कि दक्षिणी स्पेन में लाल चट्टानी नमक की स्टडी की। अब आते हैं कुछ वैसे मतलब मिसलेनियस बातें। क्या है मिसलेनियस बातें, गणितीय भूगोल का विकास थेल्स एनाक्सिमेंडर और अरस्तु द्वारा किया गया, परंतु उसे चरम बिंदु तक पहुंचाने का काम किसने किया, एरोटेस्थनीज ने किया। अब जानते हैं मैथमेटिकल ज्योग्राफी में थेल्स का नाम भी आता है, एनाक्सिमेंडर का नाम भी आता है, लेकिन हाई लेवल पर किसने पहुंचाया, एरोटेस्थनीज ने। तो सिर्फ ये याद रखने की बात नहीं है इतनी इंपॉर्टेंट। सर्वप्रथम यूनानियों ने ही रेखाजाल के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाया। ये याद रखने के इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका कि रेखाजाल के आधार पर ही, रेखाजाल मीन्स क्या, ये होता है देखो रेखाजाल, मैंने आपको बताया भी अभी, इसे कहते हैं रेखाजाल। ये जो फिगर है ना ऊपर पेन की निप को देखिए, ये वाली जो फिगर है इसे रेखाजाल कहते हैं। तो इस रेखाजाल के आधार पर विश्व का मानचित्र बनाने का काम किसने किया, आपका सबसे पहले यूनानियों ने किया। अरस्तु ने पृथ्वी की गोलाभ आकृति के विषय में दो बात की। गोलाभ मीन्स क्या होता है, स्फीयर। स्फीयर की स्टेट पता कैसी होती है, आप गुब्बारा फुलाओ, उसको दोनों तरफ से हल्का सा प्रेस कर दो, हल्का हल्का सा बस, तो जो आकृति आपके सामने आएगी उसको स्फीयर कहते हैं, SPHERE, स्फीयर। तो अरस्तु ने गोलाभ आकृति के विषय में दो बात दी थी कि पृथ्वी गोलाभ क्यों है आकृति। एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से प्रत्येक वस्तु केंद्र की ओर खींची चली जाती है, और दूसरा चंद्रमा ग्रहण में चंद्रमा के तल पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया। तो उससे क्या पता चलता है, चंद्रग्रहण टाइम पर जो चंद्रमा के तल पर पृथ्वी की छाया पड़ती है उससे क्या पता चलता है कि पृथ्वी की आकृति कैसी है, गोलाभ है, मीन्स स्फीयर है। क्लियर, तो ये दो कारण आपको याद रखने हैं कि क्यों अरस्तु ने कहा था कि पृथ्वी की गोलाभ आकृति है। एक तो ग्रेविटेशन फोर्स और दूसरा चंद्रमा के तल पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया। यूनानियों ने विश्व को उष्ण समशीतोष्ण शीत कटिबंधों में विभाजित किया। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि सबसे पहले किसने डिवाइड किया वर्ल्ड को, ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलार रीजन में यूनानियों ने किया। यूनानियों ने तापमान एवं मानव अधिवास के बीच संबंध स्थापित किया, और अरस्तु ने बताया कि विषुवत रेखीय प्रदेश अधिक तापमान एवं ध्रुवीय प्रदेश अधिक ठंडे होने के कारण मानव अधिवास के लिए अनुकूल नहीं है। ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं इस लाइन में, अरस्तु ये बात बोलते हैं कि ट्रॉपिकल रीजन बहुत ज़्यादा हॉट टेम्परेचर की वजह से रहने लायक नहीं है, पोलर रीजन में चले जाओ तो बहुत ज़्यादा ठंड है, वो भी रहने लायक नहीं है। तो रहने लायक कौन सी जगह है कायदे में, टेम्परेट रीजन जो है आपके। ठीक है, ऐसा अरस्तु मानते थे, लेकिन ऐसा फिक्स नहीं है, लोग यहाँ भी अच्छे से अपना लाइफस्टाइल जी रहे हैं, अच्छे से कर रहे हैं, वो उस हिसाब से ढल गए हैं। ठीक है, ये बात सच है कि यहाँ का इंसान टेम्परेट रीजन में नहीं रह पाएगा, बीमार हो सकता है बहुत ज़्यादा, उसकी कंडीशन खराब हो सकती है। क्यों, क्योंकि उसकी बॉडी अडेप्टेबल ही नहीं है उस माहौल के लिए।
आपने एक बात सुनी होगी कि जब ये क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं यहाँ पर तो इनकी हालत ख़राब हो जाती है प्लेयर्स की। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ये माहौल अलग होता है, टेम्परेचर अलग होता है, यहाँ पर अलग होता है। तो इस चीज़ का थोड़ा फ़र्क पड़ता है। हम लोग टेम्परेट रीजन के लिए नहीं बने हैं, हम लोग बने हैं ट्रॉपिकल रीजन के लिए, ठीक है? लेकिन अरस्तू के टाइम पर ये बात कही जाती है कि टेम्परेट रीजन रहने लायक हैं, जबकि ट्रॉपिकल और पोलर रीजन बहुत ज़्यादा गर्म और बहुत ज़्यादा ठंडे होने की वजह से रहने लायक नहीं है। अरस्तू का यह मानना था कि भूगर्भ में स्थित गैसें निकलने का प्रयास करती हैं तो ज्वालामुखी या भूकंप आता है। इट मीन्स दैट ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना इस बात को, ठीक है? तो ये वाली बात अरस्तू की बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या कहते हैं इसमें कि जब भूगर्भ में मीन बीनेथ द क्रस्ट गैसें बाहर निकलती हैं तो ज्वालामुखी या भूकंप आता है। ऑब्वियस सी बात है, ज्वालामुखी फटेगा, कंपन होगी तो भूकंप आएगा। तो ये वाली बात भी किसने कही थी? ग्रीक स्कॉलर्स ने कही थी, जिसमें अरस्तू का नाम आता है, ठीक है? ये आपको याद रखना है। और फिर लास्ट में आपके एक आ जाते हैं थियोक्रेटस। थियोक्रेटस ने जलवायु और वनस्पति के बीच संबंध बताया था, ठीक है? मीन्स कोई आपसे पूछे कि कौन ग्रीक स्कॉलर थे जिन्होंने क्लाइमेट और वेजिटेशन के बीच रिलेशन बताया, क्लाइमेट और वेजिटेशन के बीच जो रिलेशन बताया वो कौन थे? थियोक्रेटस आपके, ठीक है? ये आपको याद रखना है, बस यही पॉइंट है आपके। आपका जो जर्मन आपका सॉरी जो ये ग्रीक स्कॉलर था ये कंप्लीट हो गया है। कोई पॉइंट आपको नहीं भूलना है, जितने भी बताए हैं सब याद रखने हैं आपको, ठीक है? फिर आपको अभी नीड नहीं पड़ेगी और आपका ये कंप्लीट हो गया है आपका। तो आपका जर्मन में अभी स्टार्ट हम करेंगे जो डार्क एज थी आपकी, ठीक है? नेक्स्ट वीडियो में आप इसको सेव कर लीजिएगा। ये आपका कंप्लीट हो गया यूनान भूगोलवेत्ता वाला जो पोर्शन है। इसमें बस ये ध्यान रखिएगा जो मैंने पढ़ाया आपको ना, होमवर्क में चारों तरफ से दिशाएं की जो पवने हैं उनकी विशेषताएं हैं, ये सब प्लीज़ सब चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है और आपका ये फिर इससे कंप्लीट। ओके।